नमस्कार, मैं खुशहाल सिंह देव कृपा क्लासेस से। और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्पेशली कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक तरह से केमिस्ट्री की ABCD है। केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल सिद्धांत क्या है इसको मैं आपको अच्छे से अभी समझा दूंगा। एक्चुअली मोल सिद्धांत केमिस्ट्री में जिस तरह आया, आप उसे एक तरह से चमत्कार कहेंगे कि ये तो चमत्कार है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। वास्तव में मूल सिद्धांत क्या था और किसने दिया? एवोगाद्रो नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री में जब हम अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर किसी तत्व के एक निश्चित अमाउंट में, एक फिक्स क्वांटिटी में निश्चित या फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अच्छे से समझो, देखो जैसे कि मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लेता हूं H2O, ठीक है, क्या है ये? वाटर, H2O। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 इंटू 2, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, कितना? 1 इक्वल टू 16, टोटल कितना हुआ? 18 AMU। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, कि 18 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल मतलब सॉरी H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें से 2 तो हाइड्रोजन के हैं और 16 ऑक्सीजन के। ये उसका टोटल मास है। एवोगाद्रो ने क्या कहा? एवोगाद्रो ने ये कहा कि ये 18 ग्राम अगर लेंगे, अगर 18 ग्राम पानी को लेंगे, ये 18 AMU तो क्या उसके एक मॉलिक्यूल की, ये क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक अणु का द्रव्यमान। ये 18 AMU एक मॉलिक्यूल का मास है ना। H2O के एक अणु का द्रव्यमान 18 AMU है। लेकिन अगर इसको हम ग्राम में लेंगे, अगर हम 18 ग्राम पानी लेते हैं तो वो 1 मोल पानी है। कितना? 1 मोल। मतलब केमिस्ट्री में अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और आपको अगर आपके केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का टीचर कहता है कि बेटा 2 मोल पानी, 2 मोल वाटर लेके आओ, H2O लेके आओ, तो आप कितना पानी लेके जाओगे? 36 ग्राम, 36 ग्राम पानी लेके जाना है आपको, क्योंकि 1 मोल कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम 1 मोल है। ये तो हुआ उसके भार के संबंध में, उसके मास के रिलेशन में, कि 18 ग्राम। इसी तरह सपोज करो नाइट्रोजन की बात करें, N2 है। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना? एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 इंटू 2 28, ठीक है। तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ? 28 एटॉमिक मास यूनिट। एक अणु का भार इतना हुआ। लेकिन 28 ग्राम अगर लेंगे हम, 28 ग्राम, अगर हम 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो वो कितना है? वो 1 मोल नाइट्रोजन गैस है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज करो कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3NH3 NH32, ये एक रिएक्शन हो रही है, इसमें N2 लिया आपने, तो यहां पर इस रिएक्शन के लिए कितना नाइट्रोजन लेना है आपको? 28 ग्राम। क्यों? क्योंकि कितना मोल बोल रहा है यहाँ पे? 1 मोल। हाइड्रोजन कितने मोल लेने हैं? ये 2 है ना, H2 गैस कितने मोल लेनी है? 3। H का मास 1, यानी H2 का मास, एक मॉलिक्यूल का मास 2, और 2 इंटू 3 6, यानी कितने ग्राम हाइड्रोजन लेनी है? 6 ग्राम। 6 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन और 28 ग्राम नाइट्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन यानी 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 मोल बनेंगे NH3 अमोनिया के। मतलब ये भार के रिलेशन में क्या है, इसको सीधा सा समझ लीजिए कि जो भार किसी मॉलिक्यूल का, जो मास किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास यूनिट में है, उसी को अगर ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल होगा। वो क्या होगा? 1 मोल। अगर किसी अणु का द्रव्यमान AMU में जो कुछ भी है, एटॉमिक मास यूनिट में जो भी है, उसको अगर हम ग्राम में लेंगे तो वही क्या है? 1 मोल। आए समझ में? 2 मोल की बात करेंगे तो उसका डबल, 3 मोल की बात करेंगे उसका ट्रिपल। आए समझ में? तो आप 1 मोल का मान निकाल सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं 1 मोल का भार निकालने का।
ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसका 1 मोल का भार निकालिए। आपको पता है कार्बन का भार कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। जैसे कि कार्बन 6 है तो 12 इंटू 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 कर देते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। और ऑक्सीजन 6 है तो 16 इंटू 6, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 6 96, सबको प्लस किया तो 180 एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, ये क्या होगा, उसके एक मॉलिक्यूल का भार, एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान होगा, एक अणु का ग्लूकोज के। तो 1 मोल कितना होगा, 180 ग्राम। यानी आपको कहा जाए कि ग्लूकोज का 1 मोल लेके आइए तो ग्लूकोज का 1 मोल कितना होगा, 180 ग्राम। 180 ग्राम 1 मोल, 360 ग्राम 2 मोल। क्लियर है? ये तो हुआ उसके मास के रिलेशन में, उसके द्रव्यमान के संबंध में। अब हम पढ़ते हैं उसके पार्टिकल्स के नंबर के संबंध में। यहां तक तो कोई चमत्कार वाली बात नहीं थी, चमत्कार कहां आएगा वो अब देखना। एवोगाद्रो ने ये कहा, क्या कहा एवोगाद्रो ने, कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या निश्चित होगी, फिक्स होगी। यानी उसने क्या कहा कि अगर आप 18 ग्राम पानी लेते हैं, 18 ग्राम H2O लेते हैं तो उसके अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O के इतने अणु होंगे 18 ग्राम में। ये चमत्कार की बात है कि यार उसने ये कैसे पता लगा लिया 18 ग्राम में इतने अणु होंगे। ये एवोगाद्रो ने कहा कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होता है, कणों की संख्या निश्चित है। यानी किसी 18 ग्राम अगर H2O लेंगे तो 18 ग्राम H2O मतलब 1 मोल, और 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये सबसे बड़ी चमत्कार वाली बात थी। इसी तरह अगर आप 28 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हैं, 28 ग्राम N2 गैस ले रहे हैं तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने N2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे N2 गैस के। ये है ना चमत्कार वाली बात कि यार ये कैसे हो सकता है, इसका H2O का 18 ग्राम ले रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल हो रहे हैं, नाइट्रोजन का 28 ग्राम ले रहे हैं तो भी इतने मॉलिक्यूल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। तो ये उन्होंने कहा, एवोगाद्रो ने कहा कि 1 मोल किसी भी अमाउंट का अगर 1 मोल लेंगे, किसी भी तत्व का, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी यौगिक का हम अगर 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल के अंदर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या आयंस की संख्या, मतलब नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कुछ भी होगा वो कितना होगा, इतना। मतलब अगर 2 मोल ले लिया तो इसका डबल, सपोज करो 36 ग्राम पानी ले लिया, 36 ग्राम तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। आया समझ में? ये सबसे बड़ी मोल कॉन्सेप्ट की खासियत है। मोल कॉन्सेप्ट की ये विशेषता है कि ये एक बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज थी, और जब ये आई तो उस वक्त पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मच गया केमिस्ट्री में कि यार ये बहुत बड़ी बात बता दी उसने। तो इस तरह से अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास 270 ग्राम C6H12O6 है, मतलब ग्लूकोज है, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के, ये बताइए फटाफट। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल होंगे, जल्दी करो। अब क्वेश्चन टेढ़ा है, क्या करना है सबसे पहले, सुनो मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन में पहला काम होता है कि नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। पहले ये देखना है कि 270 ग्राम में मोल कितने होंगे, कितने मोल होंगे। 1 मोल कितने का था, 180 का, तो 270 कितने के होंगे, 1.5, 2 नहीं, 2 तो 360 का होगा, 170। देखो ये नंबर ऑफ, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल का सीधा सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का सीधा सा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यानी आपको कितना द्रव्यमान दिया गया है, कितना भार दिया गया है, उसको ऊपर रखना है, और नीचे उसके 1 मोल का भार कितना है। मोलर मास मतलब 1 मोल का भार, मोलर मास मतलब 1 मोल का भार। कितना भार दिया हुआ है, 270। 1 मोल का भार कितना था, 180।
कट गया, इसको वापस 9 से कैंसिल किया तो 3 और 2, 3/2 मतलब 1.5, मतलब कितना मोल है, डेड मोल है ना, 1.5 मोल है। अब आपको बताना है कि कितने पार्टिकल्स होंगे। आपको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल है, तो डेड मोल के कितने पार्टिकल होंगे निकाल सकते हो, इससे गुणा कर दो। 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए केमिस्ट्री जरूरी है। केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट क्या जरूरी है, मतलब क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है मोल कॉन्सेप्ट कि आप बता सको कि 270 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। वही गजब की बात, ये केमिस्ट्री में सबसे फंडामेंटल चीज है। एक सवाल और दे दूं ऐसा, इस बार तुम खुद कर लोगे। चलो, ये सारी 9th की चीजें हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा नीति का कि हम अब पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। N2 गैस, 56 ग्राम ऑफ N2 गैस, इसके अंदर निकालना क्या, ये भी सुन लो, सवाल अच्छे से सुन लो। 56 ग्राम ऑफ N2 गैस लिया हमने, उसके अंदर आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, यानी परमाणु कितने हैं नाइट्रोजन के, ये बताना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, मॉलिक्यूल। अभी तक क्या निकाल रहे थे, मॉलिक्यूल कितने हैं, अणु कितने हैं। अब क्या निकालना है, परमाणु। तो पहले क्या करोगे, देखो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर उसका 2 से गुणा कर दो। आया समझ में, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, 2, तो कितने नाइट्रोजन के एटम्स हो जाएंगे निकाल सकते हो। पहले आपके पास मैंने कहा गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान डिवाइड बाय 1 मोल का द्रव्यमान, तो कितना मास दिया हुआ है 28, और इसका मास ये कितने मोल आ गए, 2 मोल। 2 मोल आ गए। अब 2 मोल के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। मैंने कहा कि ये तो मॉलिक्यूल्स है, अणु है, मैंने कहा n, सिंगल n के परमाणु कितने होंगे, तो परमाणु के लिए क्या करेंगे, इसका भी डबल कर देंगे, तो इसका और 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका 2 से गुणा करते ही हमारा सही आंसर आ जाएगा 24.088 इंटू 10⁻23। और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट कहां लगाते हैं, 1 नंबर के बाद लगाना चाहिए। आपने ये 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, है ना, कि जब भी आप साइंटिफिक लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पॉइंट का लगाना होता है यहां पर, और यहां पर 1 पावर बढ़ा देनी है। पॉइंट 1 नंबर आगे जाएगा तो यहां पावर 1 बढ़ जाएगी, ये आएगा सही आंसर। आंसर तो हालांकि वो भी सही है, पर ये ज्यादा सही है। ये है मोल सिद्धांत। मोल सिद्धांत की हमने 2 चीजें पढ़ी अभी तक, एक और चीज है, वो पढ़ने के बाद मोल सिद्धांत पूरा। फिर मैं आपको लास्ट में मोल की डेफिनेशन बता दूंगा, परिभाषा बताऊंगा कि एक मोल क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा और अब मोल सिद्धांत को थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं आपके लिए कि वास्तव में मोल सिद्धांत क्या है। एक मोल बराबर मास इन ग्राम, या एक तरह से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। कि अगर किसी मॉलिक्यूल, किसी अणु का आणविक भार, अणु का आणविक भार ग्राम में लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर। किसी भी मॉलिक्यूल है उसका हमने पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, उसके एटम्स के नंबर्स को प्लस करके, वो जो आया मॉलिक्यूलर मास उसको अगर ग्राम में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल। 18 ग्राम पानी 1 मोल, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस 1 मोल, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस 1 मोल। आया समझ में, मतलब किसी का आणविक भार को अगर हम ग्राम में रख रहे हैं तो वो 1 मोल है। दूसरी बात क्या है, 1 मोल। 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स मतलब कण। अब इस कण में क्या हो सकता है? पार्टिकल का मतलब क्या क्या हो सकता है? इस पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, इस पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इस पार्टिकल का मतलब आयन भी हो सकता है। हिंदी में अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा कि हमने क्या चीज ली है, कंपाउंड कैसा लिया है ना। सपोज करो हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कोई कंपाउंड लिया है N+ ले लिया, या ऐसा कुछ कंपाउंड ले लिया तो उसमें आयन होगा। कोई दूसरा सिंपल कंपाउंड लिया, जैसे ये गोल्ड है ना, सोना। अब सोना क्या है? सोना मॉलिक्यूल नहीं बनाता, सोना अणु नहीं बनाता, सोना सिंपल एक एक एटम के फॉर्म में ही रहता है। तो सोने के लिए अगर 1 मोल लेंगे तो क्या होगा? उसके एक एक एटम आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ एटम्स निकल गया। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं बना रहा, वो ग्रुप नहीं बनाता। नाइट्रोजन क्या कहता है? नाइट्रोजन 2 के ग्रुप में रहता है, तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है। सोना एक सिंगल मॉलिक्यूल के रूप, मतलब एक सिंगल एटम के फॉर्म में रहता है, एक ही अणु परमाणु बनता है। तो उसका अगर हम 1 मोल निकालेंगे तो उसमें परमाणु निकल के आएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हमने क्या मैटर लिया है। तो 2 चीजें निकल के आई। 1 मोल क्या है? 1 मोल है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, आणविक भार को ग्राम में लिया जाए। दूसरा 1 मोल क्या है? 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने कण होंगे, चाहे वो आयन हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, ये 2 चीजें अभी तक हमने मॉलिक्यूल्स में पढ़ ली है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी। अब एक तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो और मैं बता देता हूं, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट क्लियर। ये यहां तक का जो मैटर है वो सारा 9th क्लास में आता है, ये सारा मैटर 9th क्लास का है। अब जो तीसरी चीज मैं बता रहा हूं वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। एक और बात बाद में एक और साइंटिस्ट ने उसके अंदर जोड़ी कि अगर हम कोई गैस ले रहे हैं, गैस यानी नाइट्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, कोई गैसियस फॉर्म है ना, आयरन वायरन लोहा वोहा नहीं लेंगे अपन, उसमें लिक्विड भी नहीं लेंगे। ये नियम किसके लिए है? सिर्फ गैस के लिए, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। गैस के लिए क्या नियम है कि 1 मोल कितना भार, मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल कितना एरिया कवर करेगी, कितना सरफेस, मतलब कितना वॉल्यूम कवर करेगी, वो भी फिक्स होता है। यानी अगर आपने 1 मोल नाइट्रोजन गैस ली है तो वो 1 मोल नाइट्रोजन गैस कितनी, उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता होगी 22.4 लीटर। ये एक और नया सिद्धांत बाद में गैसेस के लिए साथ में जोड़ा गया, लेकिन इसके साथ में कंडीशन जोड़ी गई एट STP। STP का मतलब समझते हैं आप? STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि प्रेशर और टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या माना जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में या केमिस्ट्री की भाषा में? स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानक तापमान, मानक तापमान का अर्थ है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान। और प्रेशर कितना है? 1 ATM। अब ATM क्या है? ये 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये तापमान है, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस कंडीशन के लिए 1 मोल गैस, अब चाहे वो 1 मोल नाइट्रोजन हो, चाहे वो 1 मोल ऑक्सीजन हो, चाहे वो 1 मोल हाइड्रोजन हो, चाहे वो 1 मोल आर्गन हो, वो सभी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी? 22.4 लीटर, है ना। अब ऐसा नहीं, आप तो कहोगे कि सर मैं तो 26 डिग्री पे लूंगा। 26 डिग्री पे लोगे तो क्या होगी? गैस गर्म होगी। गैस गर्म होगी तो क्या होंगे? उसके अणु दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और गर्म करेंगे तो और बढ़ेगा। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? 25 डिग्री पे, 25 डिग्री तापमान और एक ATM प्रेशर, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर होगा, उस कंडीशन में एक गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, एक गैस इतना आयतन, उसका आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर, इतना आयतन उसका होगा। ये बात बाद में जोड़ी गई सभी गैसेस के लिए। किस कंडीशन पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब, ये इसी स्थिति पर काम करेगी।
वरना सपोज करो आप कहोगे कि सर मैं तो इस पूरे कमरे को खाली करूं, पूरा वैक्यूम करूं, कमरे को खाली करूं, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन छोड़ दूं, 1 मोल ऑक्सीजन छोड़ूं, तो ऑक्सीजन पूरे कमरे में फैल जाएगी। इस पूरे कमरे का आयतन इस पूरे कमरे का वॉल्यूम 22 लीटर थोड़ी है। आप तो ये भी कह सकते हो, लेकिन नहीं, अगर ऐसा करोगे, पूरा कमरा खाली किया, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस छोड़ी, तो ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, पार्टिकल्स का क्या होंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे और प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, इस प्रेशर की। तो हमने कहा है कि अगर प्रेशर भी यही रखा जाए और टेम्परेचर भी यही रखा जाए, तब ऐसी कंडीशन में 1 मोल इतना आयतन कवर करेगी। अब आप कंडीशन चेंज कर दोगे तो ये लॉ वायलेट होगा, ये लॉ टूट जाएगा, ये नियम टूट जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो ये लॉ काम करेगा। तो अब घूम फिर के हम आते हैं मोल की परिभाषा पर, 1 मोल की डेफिनेशन पर, कि 1 मोल क्या है। ये 1 मोल की डेफिनेशन है, रटी रटाई नहीं है, मैंने अभी खुद बनाई है। क्या है डेफिनेशन? 1 मोल या 1 मोल क्या है? मोल इज ए अमाउंट ऑफ एनी कंपाउंड और एलिमेंट। किसी कंपाउंड या एलिमेंट, केमिस्ट्री में एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं, तो किसी कंपाउंड या एलिमेंट की वह मात्रा, वो अमाउंट which is equal to its numerical molecular mass। molecular mass तो एटॉमिक मास यूनिट में होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई में होता है, लेकिन हम क्या लेंगे, सिर्फ उसका नंबर को लेंगे। जैसे कि 18 है तो उसके पीछे की AMU को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 18 को लेंगे। न्यूमेरिकल मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम एंड हैव 6.022 into 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल क्या है? मोल किसी तत्व अथवा यौगिक की वह मात्रा है जो उसके आणविक भार को ग्राम में लेने के समान है। आणविक भार को ग्राम में लेंगे तथा जिसमें इतने कण हैं। कण यानी
परमाणु, अणु या आयन, एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, आयंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गैस वाला जो लॉ है 22.4 वाला, वो लॉ इसकी डेफिनेशन में हम इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि वो सिर्फ गैस के लिए है, वो लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए काम नहीं करता है। तो ये हमारे पास आती है 1 मोल की डेफिनेशन। मतलब केमिस्ट्री में सारी चीजें किस में ली जाती है? मोल में। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 2.5 मोल, 3.5 मोल। तो केमिस्ट्री की भाषा में सारी किलोग्राम नहीं चलता, केमिस्ट्री की भाषा में क्या चलता है? मोल चलता है। केमिस्ट्री लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट होंगे तो टीचर क्या बोलेगा कि हमने 2 मोल नाइट्रोजन ली, 3 मोल ये लिया, 4 मोल ये लिया, 1.5 मोल ये लिया। और आप बैठे बैठे सोचोगे कि मोल है क्या? मोल तो कह रहा है टीचर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। मोल का मतलब एक ऐसा अमाउंट जिसमें उसके मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम्स में ले लिया है और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? इतने। वह मात्रा जिसमें उसके जो आणविक भार को इस ग्राम में लिया गया है तथा जिसके अंदर इतने कण हैं, वह 1 मोल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब रिएक्शंस करवाते हैं तो उसको मोल में लेते हैं। क्यों? अब देखो मैं आपको इसका सही फायदा बताऊं। जैसे कि सपोज करो मैंने H2 गैस ले ली, 2 प्लस O2 गैस ले ली, 2H2O बना। ठीक है, ये बन गया, एक रिएक्शन है एक। अब इसमें क्या लिए? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने टोटल हाइड्रोजन गैस के कितने एटम्स होंगे? H के कितने एटम्स होंगे? 2 मोल है, 2 मोल यानी 12 इंटू 0.44 इंटू 10⁻24 इतने एटम्स हैं। और उसके भी अंदर हाइड्रोजन H2 है, उसका भी डबल यानी 24.088 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स, कितने हैं हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन कितने हैं? डबल यानी 12 पॉइंट इतने ऑक्सीजन है। तो जब ये दोनों मिलेंगे 24.088 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन है और 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन है, वो मिलाकर क्या बना देंगे? 2 मोल यानी 12 पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इसमें? 2, ऑक्सीजन मतलब दोनों तरफ से परमाणुओं की संख्या बराबर है, एटम्स का नंबर बराबर है। इसलिए हम क्या लेते हैं? इसमें मोल लेते हैं। आया समझ में? क्यों हम मोल लेते हैं? ग्राम में क्यों नहीं लेते? किलोग्राम में क्यों नहीं लेते? क्योंकि मोल के अंदर, मोल के हिसाब से हमारी रिएक्शन सही सेट बैठती है। इधर भी बराबर पार्टिकल्स हैं, उधर भी बराबर पार्टिकल है, दोनों मिलाकर बराबर पार्टिकल्स बनाएंगे, सारा सेटलमेंट सही बैठता है। इसके लिए हम मोल्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को आप अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखिएगा। केमिस्ट्री की एक तरह से स्टार्टिंग पार्ट है, तो इसको हमेशा अपनी लाइफ में काम लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।